विद्युते कल्पना जलम गंभे उदरमूर्तये नमं समन्ता बद्रिया समन्ता दृश्ये। सभागार में उपस्थित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आप सब अति विशिष्ट रोटरियन के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका दर्शन लाभ देकर आप सबकी साथ सत्संग होने की यह अवसर दिया है, मेरे लिए गौरव की और आनंद के विषय हैं। संयोजकों का आभारी हूँ कि मुझे इस लायक समझा। कई मेरे पुराना मित्र बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए थे, मुलाकात नहीं हुए थे, आज पुनः मिलने की अवसर मिला। ये भी बहुत आनंद के विषय बना। मुझे कहा गया है कि आपके इस महाअधिवेशन में नेतृत्व के विषय को लेकर कुछ बात निवेदन करना है। अति आधुनिक उत्तराधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं, जिसमें मेरे जैसे अभी भी 7वीं शताब्दी की सभ्यता में जीने वालों को कुछ कहने की, सुनने की बात बनते नहीं। फिर भी सामाजिक एक भाग होने के कारण, प्राणी होने के कारण, चाहे वो प्रासंगिक हो या अप्रासंगिक हो, अपने विचारों को समय समय पर व्यक्त करना भी अनिवार्य जैसे हो जाते हैं। एक प्रकार से मानव स्वभाव में विचारों को वाणी देने की काम को भी एक अभिन्न अंग माना गया है। नेतृत्व ये अपने देश की भाषा में कहा गया है, लीडरशिप पश्चात देशों में कहते हैं। तो ये दोनों में शब्दार्थ में समता नहीं है। लीडरशिप की परिकल्पना या परिभाषा, नेतृत्व की परिभाषा शब्दों के माध्यम से देखा जाए तो वह थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन इस समय वो दोनों को पर्यायवाची शब्द मानते हैं, उसमें कोई मुझे आपत्ति नहीं है। पत्र विहार के माध्यम से मुझे विषय दिया गया था, लीडरशिप रिफ्लेक्ट्स वैल्यूज। जो वैल्यूज का शब्द हैं वो भी मूल्य के रूप में हम अनुवाद करते हैं, परंतु वो बात 100% वैल्यू की अर्थ को दर्शाता नहीं है। मैं ये भाषा की प्रपंच में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मात्र संकेत किया हूँ
कि भाषा विचारों की वाहन होते हैं, और जिस समाज में, जिस काल में, जिस कुटुंब में जिस प्रकार की विचारधारा चलते हैं, उन विचारधाराओं को अभिव्यक्त देने के लिए जो शब्द निर्माण होते हैं, उस शब्द निर्माण से पूर्ण विचारधारा की दिशा है या प्रारूप है, वो परिलक्षित हो ही जाता है। तो इसलिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि गत लगभग 150-200 वर्ष की अवधि में भारतवर्ष में प्रारंभ में अंग्रेज की हुकूमत की, शासन की, और उसके पश्चात संपूर्ण विश्व में पश्चात सभ्यता की जो प्रसार या प्रभाव, कहीं कहीं दबाव रहा है, उसके कारण आज हम भारतीय लोग भी बहुत चीज़ फ़िरंगी भाषा के माध्यम से सोचते हैं या अभिव्यक्त करते हैं, तो उसके माध्यम से हम अपने मूल भारतीयता को कहीं न कहीं छूटने की, दबने की या निष्क्रिय होने की संभावना भी रहते हैं। तो इसलिए हर शब्द को अपने अपने दृष्टिकोण से परिभाषित करना होगा और उस दिशा में ही सोचना होगा, तभी हम अपने मूल चित्त, जिसको मैं कहता हूँ जो मूल चित्त, जो बनावट नहीं है, अपने मूल स्वरूप में है, उस चित्त से सोचने की और उन शब्दों के माध्यम से उसको अभिव्यक्त करने के प्रयास सभी लोगों को करना चाहिए। ऐसा मुझे बहुत दिनों से लगता रहा, जिसकी दिशा में गांधी जी ने भरपूर प्रयास किया। विनोबा जी गांधी जी के बाद एक प्रमुख आदमी रहे और उसके लगभग समकक्ष में अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद इत्यादि ने भी बहुत भरपूर प्रयास किया, परंतु इतना बड़ा देश में जो मूल चेतना की एक धारा था संपूर्ण समाज में, वह विदेशी शासन के काल में जो नष्ट हुए हैं, वो क्षतिपूर्ति अभी तक भी नहीं हो पाए हैं। विशेष रूप से भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा अपने रूप में कभी वापस नहीं आ पाए, वो एजुकेशन ने बंद करके रह गए। भारतीय स्वाधीनता की प्राप्ति के पश्चात राधा कृष्ण आयोग से लेकर के आचार्य रामामती आयोग तक लगभग 5 या 6
शिक्षा आयुक्त बैठाया गया। सबका अपने अपने विचार और संस्कृति शासन को दिए गए, लेकिन अधिकांश पर विचार भी नहीं किया। रामामूर्ति आयुक्त की संस्कृति को तो पढ़ने वाला भी नहीं मिला। कोठारी आयुक्त की संस्कृतियों में जो वेतन का मान था उसमें थोड़ा वृद्धि हो पाए। अब आखिरी कोई विशेष आयुक्त के नाम तो नहीं दिया, लेकिन शिक्षा नीति 2020 के नाम से एक नया राष्ट्रीय शिक्षा नीति आए हैं। उसमें काफ़ी सकारात्मक सोच की और अवसर की उपलब्धि कराया गया है, लेकिन उनका कैसा कार्यान्वयन होगा, 3 साल होने जा रहे हैं उसकी घोषित हुए हुए, लेकिन शिक्षा संस्थाओं को अभी भी उसमें दिए गए जो नए विचारों को कार्यान्वित करने की हिम्मत, साहस और इच्छा शक्ति की कमी अनुभूति होते हैं। तो इसलिए मैं प्रारंभ में इसलिए कह रहा हूँ कि रोटरी के आंदोलन है, इसमें शिक्षा जुड़े ही हुए हैं और भविष्य में भी सभी क्षेत्रों से महत्वपूर्ण जो ध्यान है वो शिक्षा के क्षेत्र में दें और इसमें इस संगठन की, रोटरी राष्ट्र की और अंतर्राष्ट्रीय की क्षेत्र में भारतीय प्राचीन पद्धति की शिक्षा नीति को और शिक्षा सामग्री को पुनः उद्धार करने की चेष्टा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तब जाकर के आदर्शवाद नेतृत्व की विशेष रूप से नवी पीढ़ी में, युवक पीढ़ी में एक भारतीय मूल की नेतृत्व की समूह को उत्पन्न कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बौद्ध वाङ्मय में नेतृत्व की और नेतृत्व बनने की गुणों के विषय में विस्तार से वर्णित हैं, तो उसमें से कुछ मैं आज के विषय के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने की प्रयास करूंगा। भारतीय प्राचीन सोच में, पद्धति में, सिद्धांतों में जो नेतृत्व है और उसके अनुगमन करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो संबंध को समय के रूप से स्थापित करने के लिए नेतृत्व के गुणों में ही कुछ अनिवार्य चीज़, अनिवार्य अर्हत जो बन जाते हैं, उनके विषय में हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। कल्याण मित्र ये शब्द अधिकांशतः आध्यात्मिक नेतृत्व को भी और सामाजिक नेतृत्व को भी
इस शब्द को प्रयोग किया गया है, कल्याण मित्र। इसका अर्थ यह है कि नेतृत्व और अनुगमन के बीच में समता की भावना, मित्रता की भावना, करुणा की भावना जब तक स्थापित नहीं होंगे तब तक एक नेतृत्व के गुण पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाएगा। यह भारतीय प्राचीन लोगों की सोच थे। उपमा दे करके 3 प्रकार के नेतृत्वों के वर्णन किया गया है। मार्गदर्शक के वत, नाव चालक के वत, पशुपालक के वत। कुछ नेतृत्व ऐसा होता है मार्गदर्शक की जैसे आगे आगे चलते हैं। कोई मार्ग दिखाने वाले हो, जो मार्ग जानते हो, और अनुगमन लोगों का, अनुयायी लोगों का मार्ग नहीं जानते हो, तो वो मार्गदर्शक पहले पहले चलते हैं और बाकी उसके पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं। और पहले पहले चलने का पूर्वगमन होने की एक दायित्व तो यह भी है कि मार्ग में जो कुछ बाधाएं हमें या कोई प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसको सामना करने की दायित्व मार्गदर्शक के रहते हैं। तो वो पीछे से नहीं कहते हैं कि उस दिशा में जाओ, वो आपने खुद चल करके बाकी उसको अनुरूप आने की प्रेरणा देते हैं। और कुछ लोग नाव चालक जैसे साथ लेकर के चलते हैं, वो आगे नहीं चलते हैं। एक नाव में जितना भी लोग बैठे होंगे और डूबेंगे तो सब डूबेंगे, तरेंगे तो सभी तरेंगे, लेकिन उनको चैलेंज की दायित्व होते हैं तो वो साथ लेकर के चलते हैं। जो पशुपालक वत वो होता है जो सभी लोगों को आगे जाने के लिए कहते हैं, वो पीछे से जैसा चराव लोग अपने गाय भैंस या बकरियों को आगे आगे जा कर के पीछे से उनको देखभाल करते हैं और उसको इधर उधर जाने नहीं देते हैं। तो ऐसा 3 सदृश्य नेतृत्व कार्य होते हैं। सभी चुनौतियों को सामना करते हुए अग्रगामी होना या सबको समानता रूप से साथ में लेकर के एक साथ चलना या सबके पीछे से सबको सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ाना। तो ये जैसा भी किस्म के नेतृत्व हो, उनके लिए 10 गुणों की आवश्यकता शास्त्रों में बताया गया है। और वो 10 गुणों को विस्तार से जाएंगे तो समय की भी अभाव होगा और आवश्यकता भी नहीं दिखाई देगी, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं प्रस्तुत करता हूँ। नेतृत्व के कार्य को संभालने के लिए मन का 3 गुण होना अनिवार्य कहा गया है। तुलवा शिव निवर शिव, अर्थात विनम्रता, शांत और प्रशांत चित्त। जिसकी चित्त विनम्रता हो, अहंकार से दोषित ना हो,
और शांत हो विभिन्न प्रकार की भावनाओं से और परिकल्पनाओं से। अशांति ना हो और प्रशांत का जिसकी विवेक एकदम जागृत हो, कुशल अकुशल के बीच में अपने प्रज्ञान के माध्यम से विवेक कर सकते हो, तो इन 3 चित्त गुणों का अभ्यास होना ये नेतृत्व की अनिवार्य अर्हताओं में माना गया है। फिर उसके बाद चौथे क्रम में आते हैं गुणाधिक। जिस क्षेत्र में नेतृत्व देना है उस क्षेत्र की विद्या को, विषय को, जिसको नेतृत्व देना है उससे अधिक ज्ञान हो, गुण अधिक हो। और 5वां है कार्य दृढ़ता, आलस ना हो, जितना भी कठोर कार्य करना पड़े वो सब कर सकें। और विभिन्न शास्त्रों की और वाङ्मय की जानकारी हो। जिस विषय पर नेतृत्व देना है या जिस कार्य को नेतृत्व देना है उसके यथार्थ को जानते हो और जिसको अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त भाषा की जान हो। भाषा की जान हो इसका अर्थ ये नहीं है कि किस भी तथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए वो किस भाषा को नहीं जानते हो। इसका अर्थ ये है कि ऐसा भाषा के माध्यम से बताया जाए कि कठोर से कठोर, अप्रिय से अप्रिय विषय को भी अभिव्यक्त करते ही श्रोतागण, सुनने वाला एकदम दुखी या क्रोधित ना हो पाए। अप्रिय चीज़ों को अभिव्यक्त करने के लिए भी भाषा का एक कला होता है कि जिसके माध्यम से उस अप्रिय विषय को बताते हुए भी सुनने वाले बहुत दुखी या बहुत क्रोधित ना हो। तो जिसका अनेक उपाय उपमा भी दिया गया है, उसमें नहीं जाता हूँ। और स्नेहपूर्वक मैत्री और करुणा की भावना से भरपूर हो। जिसको नेतृत्व देना है उनके प्रति स्नेह रखें। और जितना बार समझाना पड़े और जितना बार प्रयास करना पड़े नेतृत्व देने के लिए, उससे अपने को थकन महसूस ना करें, आलस महसूस ना करें। जितना भी कार्य करना हो उसकी वीर्यता बने रहे। तो ऐसा गुणों से युक्त जो है वो नेतृत्व की अर्हत को पूर्ति करते हैं। तो इससे ये तो स्वाभाविक है कि कुशल गुणों को, कुशल मूल्यों को लिए बिना कोई नेतृत्व की परिकल्पना नहीं किया जा सकता है। और ये तो सामान्यतः सभी नेतृत्व की, सभी मार्गदर्शकों की
गुणों के विषय में कहा गया है। और जिसमें जो अभिमान है, कुछ गुणों को, कुछ आरांतों को मैंने गिना है, उससे अपने को परिपूर्ण हो तब वो नेतृत्व की योग्यता रख सकते हैं या रखना योग्यता है, ऐसा माना जा सकता है। तो ये सब गुणों से परिपूर्ण होने के पश्चात और कुछ अनिवार्य चीज ये बताया गया है कि नेतृत्व की समय के नेतृत्व बनने की बहुत बड़ा प्रतिपक्ष या दोष क्या क्या चीज़ है। उन दोषों में सर्वप्रथम और जो बहुत लोगों के मन में आने की संभावना बने रहते हैं तो वो है अहंकार। क्योंकि नेतृत्व देना एक ऐसा कार्य होते हैं अमूमन जिसके माध्यम से स्वयं को जो अनुगामी है, जिसको नेतृत्व दे रहे हैं, उससे श्रेष्ठ होने की भावना कभी न कभी मन में आ सकते हैं। समता की भावना, मैं इसको नेतृत्व दे रहा हूँ या मैं इन लोगों का नेतृत्व कर रहा हूँ तो इसलिए इन सब में मैं अपने को श्रेष्ठ मानता हूँ। तो ये भावना जब भी आ जाए तो वो अहंकार के स्रोत बनते हैं। तो जिस तरह के अहंकार जिस व्यक्ति के चित्त में उत्पन्न हो जाए तो बाकी सभी गुण में हो, लेकिन वो स्वयं को आम लोगों से, सामान्य लोगों से श्रेष्ठ या जिसको नेतृत्व दे रहे हैं उन श्रेष्ठ की भावना अपने मन में उत्पन्न होता है तो उससे उनके नेतृत्व कार्य की जो आरामता है उसको क्षति पहुंचाते हैं। और दूसरा है स्वार्थ। नेतृत्व तभी ठीक हो सकते हैं स्वार्थ को त्याग करके परार्थ को सबसे अधिक महत्व दें। क्योंकि नेतृत्व का अर्थ ये है कि अपने हित को छोड़ करके अपने समय, अपने परिश्रम, अपने विवेक सब बाकी लोगों के हित के लिए, उनको नेतृत्व देने के लिए, उनको मार्गदर्शन करने के लिए दे सकें और ये संपूर्ण समर्पण की भावना हो तो वहाँ पर स्वार्थ का कोई स्थान नहीं है। जब जब स्वार्थ की चित्त उत्पन्न होता है तो वो नेतृत्व के गुणों को हरास कर जाते हैं। तो इसलिए ये स्वार्थ कभी नेतृत्व के मन में जागृत ना हो, इसकी सावधान रहना पड़ता है। अहंकार, स्वार्थ, लोभ एक ऐसा चीज़ है, स्वार्थ नहीं होने पर भी कोई वस्तु विशेष या व्यक्ति विशेष के प्रति आकर्षण हो जाए और तो आकर्षण के माध्यम से उनको लोभ उत्पन्न हो कि मुझे ये प्राप्त हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो ख्याति हो, चाहे वो कृति हो, जो भी कुछ हो, तो वो स्वार्थ से संबंधित हैं। ऐसा कोई चीज़ आ जाए तो वह नेतृत्व के गुणों को हरास करते हैं।
तो इसलिए यह बराबर देखना होगा कि ऐसा कोई मानसिकता, चाहे वो अहंकार हो, चाहे वो स्वार्थ हो, चाहे वो लोभ हो, विशेष रूप से 21वीं सदी जो उत्तर आधुनिक के समाज में हम लोग जी रहे हैं, यहाँ पर मनुष्य मूलतः लोभ से पीड़ित हैं। वो इसलिए हैं कि आज की संपूर्ण जगत की अर्थनीति है, अर्थव्यवस्था है, वो एक ही सिद्धांत के ऊपर चल रहा है, पूंजीवादी। चाहे वो तथाकथित समयवादी देश चीनी जैसा हो या घोषित पूंजीवादी देश हो, जहाँ पर भी अर्थनीति सामान्यतः पूंजीवादी ही चल रही हैं, बाजारवादी ही हैं। तो उसमें मनुष्य प्राचीन काल में उपयोग करता हुआ करता था, आज सबको उपभोगकर्ता को परिणत कर दिया गया है। अपने भाषा में उसको ठीक से ना समझें तो प्रचलित भाषा में यूज़र कंज्यूमर, मनुष्य जब तक यूज़र रहें तब तक हम ठीक ठाक था, प्रकृति के साथ कोई झगड़ा नहीं थे, अंतर्विरोध नहीं थे। लेकिन आज हम यूज़र नहीं रहे हैं, कंज्यूमर हो गया है। जब तक मनुष्य कंज्यूमर नहीं होगा तो 21 सदी में मनुष्य की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। अब अपने आवश्यकताएं क्या है इसका विवेक खो चुके हैं। अपने आवश्यकता बाकी लोगों की तुलना में ही तय करते हैं, या अपने आवश्यकताओं को जो उत्पादक लोग हैं, जिस सामग्री को उत्पादन करते हैं, वही तय करके आपको बताते हैं। तो इसलिए ये जो लोग हैं बहुत ही वृद्धि करने के प्रयास बचपन से ही कर दिया गया है। तो इसलिए हम इसमें अंतिम ही हैं व्यय। लोभ के साथ व्यय अपने आप आते हैं। जो लोभ से कोई चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा होते हैं तो उसके प्राप्त ना होने की या उसके प्राप्त हो चुके हो तो उससे छूट जाने की व्यय हमेशा सताते रहते हैं। तो इसलिए उस व्यय की भावनाओं से भी बचाना होगा। तो इसलिए एक मूल्यवान या आदर्श नेतृत्व बनने के लिए 2 चीज़ की शुद्धता की आवश्यकता है। चित्त शुद्धता, मन की शुद्धता, और साधन शुद्धता। जिस साधन से हम काम कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हो, वह साधन असमय के माध्यम से चोरी करके, डाका डाल करके या बेईमानी करके, कोई भी असामान्य माध्यम से अर्जित किया ना हो। चित्त शुद्धि और साधन शुद्धि, ये 2 चीज़ जिसके पास होगा वो आदर्श नेतृत्व हैं या बन सकेंगे, ऐसा कहा जा सकता है। और जब भी नेतृत्व करने में इसमें भी 2-3 किस्म का होता है। कुछ व्यक्तिगत नेतृत्व होता है, कुछ सामूहिक नेतृत्व होता है, कुछ सामाजिक नेतृत्व होता है, कुछ कार्य नेतृत्व होता है। कार्य नेतृत्व तो थोड़ा सरल है, परंतु
विचारक के नेतृत्व जो हैं वो सबसे कठिन नेतृत्व हैं। सभी के विचारों को एक समय के विचारों के प्रति आकर्षित कर सकें तार्किक के माध्यम से, ये कठिन है। क्योंकि संपूर्ण मनुष्य इस पृथ्वी पर बहुत अधिक मानव संख्या है, लेकिन उसमें से 2 मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा 100% एक जैसे हो। तो इसलिए दर्शाते हैं कि मानव नितांत व्यक्तिगत हैं। तो इसलिए हर आदमी की सोच, विचार और इच्छा सब थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। इन भिन्नताओं में कुछ समय को सही हो सकता है, कुछ गलती हो सकता है, लेकिन इन जो भिन्नताओं को एकजुट करके, वैसा तो जगत का नाम ही पाश्चात्य भाषा में यूनिवर्स, वैरायटी को यूनाइट करने वाले को जगत के नाम दिया है। लेकिन हम केवल एकता को तो शब्द याद रह गया है, लेकिन विभिन्नता की महत्व को हम भूल गए हैं। तो उस विभिन्नता में एकता लाने के लिए विचारों के नेतृत्व की आवश्यकता पड़ते हैं। विचारों के नेतृत्व की कार्य में बहुत से विचारों का निषेध करना पड़ेगा, खंडन करना पड़ेगा, या उसके विरोध में कुछ कार्य करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी लोग गलती करते हैं कि जिस व्यक्ति के विचारों का या कार्य का विरोध करते हैं या उसका निषेध करते हैं, तो उस व्यक्ति को उसके साथ में जोड़ देते हैं। ये केवल गांधी जी ने पहले बार, जैसा बुद्ध ने कहा था, थुबे न्यूमु डरसी न्यूमु तांड्री कांसा में, भगवान बुद्ध ने क्लेशों को और गलत विचारों का विरोध करने के लिए कहा है, ना कि उस विचार लेने वाले व्यक्ति का विरोध करें। गांधी ने भी यही कहा कि पाप को ग्रहण करो, पापी को प्यार करो। तो जब तक हम जिस बात की विरोध कर रहे हैं, तो उस कर्ता को या उसकी दर्ता को विरोध करने बैठेंगे तो हम एक समय के नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए गांधी की 2 जो उक्तियां हैं, एक तो पाप से घृणा करो और पापी को प्यार करो, और दूसरा प्रकृति के साथ में संबंध रखने के लिए ये पृथ्वी, इस पर रहने वालों, समस्त इस पर रहने वालों की जितना भी आवश्यकता होगा उसको पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के भी लोभ का पूर्ति नहीं कर सकते हैं। तो हम एक कंज्यूमर के रूप में समस्त जगत के संसाधनों को संकलित कर लें, परिग्रह कर लें और अपने पास खींच लें। ये जो मानसिकता है, लोभ है, और इससे छूट जाने की भय है, ये दोनों एक समय के नेतृत्व की प्रतिकूल सबसे बड़ा दोष रहता है। इस पर हमें सावधान रहना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि निर्धारित समय की सीमा पूरा हो गया है। अब सबकी ध्यान देकर सुनने के लिए मैं आभारी हूँ। जय जगत।